निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है, यानी गलतियों के विषय में, है ना, एरर्स के बारे में। तो त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं, यानी दोनों को हेल्प करती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को, और फीडबैक का काम करती है टीचर के लिए भी कि बच्चे कैसे गलती करते हैं, कहां सुधरवाना है, मतलब चर्चा कहां करनी है, कैसे अच्छे मेथड्स का, अच्छे शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है, और बच्चे के लिए भी कि उसको पता चले कि वो कहां उसको दिक्कत है, कहां सुधार की आवश्यकता है ना। तो ये बेहतर है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे बाकी चारों ऑप्शंस। हमारा रूल है कि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो जवाब नहीं देंगे। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के तभी त्रुटियों को सुधारना। देखो, तुरंत नहीं सुधारना होता, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, तुरंत गलती सुधारना कोई तरीका नहीं है। बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए, फीडबैक की तरह देखना है। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने का क्षेत्र है, क्यों बच्चे के लिए कुछ दिक्कत हो जाएगी? नहीं। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है, यानी जब आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज का उसमें बाधा बनना, जबकि हम उसको बाधा नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि गलतियां सिर्फ उसी केस में होती हैं, त्रुटियां कहीं भी होती हैं, लर्निंग का पार्ट है, सीखने का हिस्सा है त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10वां सवाल क्या कहेगा भाई? ये कहता है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता, यानी जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन कल्चर में, पर प्रदत्त कार्य देता है, होमवर्क दिया है कोई। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने के, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उस पर रिपोर्ट लिखनी है आपको, तथा पोस्टर तैयार करना है, एक पोस्टर बनाना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है, यानी बहुत सारी सामग्री दे दी जो पढ़नी है। ठीक, अब भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान में भाषा, यानी सिर्फ सोशल साइंस में लैंग्वेज है। सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य है कि ये सिर्फ सामाजिक, तो क्या सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात है? भारत की सांस्कृतिक विविधता में भारत की भाषाएं भी आएंगी, भारत की संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो और ये सब जानेगा कैसे बच्चा? भाषा के माध्यम से जानेगा। इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जी, पाठ्यचर्या में भाषा, अब ये इंग्लिश पेडागोजी में हम कब से करते हैं, ये हिंदी में भी आता है, LAC लैक बोलते हैं, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जो पाठ्यचर्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब हम भाषा के माध्यम से ही तो सीख रहे हैं। तो जो भी भाषा हमने सीखी है स्कूल में आकर के, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जब हम उस भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को समझ रहे हैं या उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो मतलब एक करिकुलम में हम, एक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, भाषा हमें हेल्प कर रही है सारी ही चीजों को समझने में, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। भाषा लेखन का विकास नहीं है, ये सिंपल बात है। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान तक सीमित नहीं है ये बात, ये टॉपिक में हो सकता है उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग पढ़नी पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों का आधार बनाती है, यानी जो नियम, जो ग्रामेटिकल रूल्स उसको पहले से आते थे बच्ची को, वो अप्लाई कर रही है जब वो नई नॉलेज को सीख रही है, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में वो क्या कर रही है? अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियां, मेटाकॉग्निटिव युक्तियां हैं, या आकृति आधारित हैं, या फिर सहयोगात्मक अधिगम है? क्या कोई किसी का सहयोग कर रहा है? नहीं। देखो, अब आप इसमें बहुत ही तेजी से लगे हुए हैं, मेटाकॉग्निटिव युक्तियों पे जवाब दे रहे हैं आप। इसमें मेटाकॉग्निटिव युक्ति तब बनती, परासंज्ञानात्मक युक्ति तब बनती जब बच्चा क्या कर रहा होता? रिफ्लेक्ट भी करे, रिव्यू भी करे, है ना, रिव्यू करके प्लान भी करे, है ना, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, प्लान, मैनेज, ये सब आता। अगर देखो, कभी ना कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड से समझना होता है कि हमें किस तरफ लेके जाना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। जब भी मेटाकॉग्निटिव क्वेश्चन होगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी अपने चिंतन पे विचार कर रही है ना, प्रकाश डाल रही है, प्लानिंग कर रही है, फिर एक मैनेजमेंट है, इस तरह के शब्द, इनमें से कुछ ना कुछ शब्द आपको जरूर मिलेंगे जब मेटाकॉग्निटिव की बात होगी कि चिंतन पे चिंतन हो रहा है। या सिंपल बात है, व्याकरणिक नियमों के आधार बनाते हुए नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखा हुआ जो उसका ओल्ड नॉलेज है, यानी जो उसकी मेमोरी है, जो उसका संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, उसी का इस्तेमाल कर रही है। कुछ बियॉन्ड थोड़ी जाने की बात हो रही है। तो सिंपल कॉग्निटिव स्किल्स हैं कि वो प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर रही है, अपनी थिंकिंग का, रीजनिंग का। संज्ञानात्मक युक्तियां हैं जो हमारा दिमाग से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, यानी वो थिंकिंग यानी चिंतन भी करेगी, रीजनिंग यानी तर्क भी करेगी, यानी वो इमेजिन करेगी, कल्पना भी करेगी, वो मेमोरी यानी स्मृति का भी इस्तेमाल करेगी जो पहले सीखा गया है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग नहीं हो रहा है, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, जस्ट
ये आपकी संज्ञानात्मक युक्तियों के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव के लिए आपको ये हिंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे शब्द एक्स्ट्रा भी देगा वहां पे, या कुछ चिंतन पे चिंतन करने की बात हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, यानी जितना भी उसको समझ है, वो एक चैप्टर है उसको पढ़ पा रही है मान लीजिए, वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। जहां उसको समझना होता है, कोई भी काम एक्स्ट्रा अगर उसको करना है तो वहां पे वो हेल्प ले लेती है, जहां उसको मुश्किल लग रही होती हैं चीजें। शाहिद मिर्जा किसकी? अपने भाई की। भाई की हेल्प क्या कहलाएगी? स्कैप फोल्डिंग कहलाएगी। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? मचान होती है, ढांचा होती है, सहारा मिलना होता है, टेम्परेरी हेल्प यानी अस्थायी मदद, यानी वो पढ़ रही है, जहां उससे खुद नहीं हो रहा वो मदद ले देती है भाई की, तो इस मदद लेने को क्या कहेंगे? सिंपल है, सहारा मिलना, है ना। ट्यूटरिंग का मतलब ये थोड़ी है सब कुछ नया भाई सिखा रहा है, जहां दिक्कत है वहां भाई मदद कर रहा है, तो इसे सहारा मिलना, पाड़, ढांचा, स्कैप फोल्डिंग कुछ भी कह सकते हैं। कोचिंग तो ये हो गया कि आपको बिल्कुल जहां दिक्कत नहीं भी हो सकता बिल्कुल चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ जहां दिक्कत है वो वहां मदद देने की बात हो रही है, अस्थायी मदद है ना, परिकल्पना निवेश नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हिंदी पेडागोजी या पेडागोजिकल जो लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनमें टू द पॉइंट आंसर ढूंढना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, यानी कोई काम है जिसमें वो मीनिंग डिड्यूस कर रहे हैं, आकृतियां कैसे, कौन सा शब्द बनता है उससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे उस शब्द को, उसकी बात हो रही है। तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है, या फिर व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है। स्ट्रक्चर थोड़ी सीख रहे हैं कि वाक्य में ये ऐसे मिल के एक वाक्य बनता है, ऐसी बात तो नहीं हो रही है। कार्य विधिक व्याकरण है, यानी एक्टिविटी बेस्ड व्याकरण है, तो कोई एक्टिविटी भी ऐसा सच नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? शब्दों की आकृतियों से जुड़ने कि कैसे कौन सा शब्द बनाया जाता है, अर्थ निकालने तथा प्रयोग में सहायता कि कैसे वो प्रयोग किया जाएगा। जब प्रयोग में सहायता मतलब कम्युनिकेटिव लेवल पे बात हो रही है कि आप कैसे यूज करेंगे, तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, यानी जब आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, संप्रेषण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग करके सीख रहे हैं, मीनिंग निकाल करके सीख रहे हैं। आकृतियों से जुड़ने से जो पहला शब्द है ना, आकृतियों से जुड़ने, यानी ये हमें लग सकता है कि स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन बाकी दोनों इशारा करते हैं किसकी तरफ? संप्रेषणात्मक कार्य की तरफ। तो अगर ये व्याकरण की संरचनात्मक कार्य अगर आकृतियों के आगे कुछ और लिखा होता कि इसमें आप संरचना देख रहे हैं, कैसे कौन सा वाक्य बनता है, ये सब लिखा होता, तब सी ऑप्शन हो सकता था। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगेगा देखने में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? सचेतनता बोले तो कॉन्शियसली आप व्याकरण को यानी ग्रामर को सीख रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना, यानी जो व्याकरणिक इकाई यानी यूनिट्स हैं आपकी ग्रामर की, भाई ये नाउन होता है उसको पहले नियम की तरह कर रहे हैं प्रस्तुत, यानी उसका रूल बता रहे हैं। पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना, यानी देखो पृथक रूप से प्रयोग करना बिल्कुल खराब नेगेटिव वर्ड है। पृथक रूप से मतलब बिल्कुल सेक्लूडेड, रट्टे लगा रहे हैं आप, एक तरह से एक नियम पढ़ लिया उसको अलग से बस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो ये एकदम खराब तरीका होता है। बार बार अभ्यास लिखा हो वैसे भी समझ जाओ कि नेगेटिव ज्यादा होगा ये। बी ऑप्शन है व्याकरण भाषा को संदर्भ में या व्याकरण या भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना। देखो ये संदर्भ बहुत प्यारा वर्ड है, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सीखना, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर, संदर्भ में कुछ आप पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई किताब में स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ते समय आपने अर्थ भी जान लिया तो व्याकरण भी सीख गए और पता लग गया कि आपने रट्टे भी नहीं लगाए नियमों के। तो ये संदर्भ में व्याकरण सीखना बहुत अच्छा होता है। संदर्भ में प्रस्तुत करना तथा शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियम की ओर ले जाना, यानी कौन सा मेथड है ये? इंडक्टिव मेथड है ना, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, यानी पहले आप उदाहरण दे रहे हैं, संदर्भ में सीख रहे हैं, कहानी, आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं अच्छा अपने फेवरेट सिटी का नाम बताओ, ये लिखा वो लिखा, फिर आपने बाद में परिभाषा बताई कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, ये जो हमने सारी चीजें लिखी हैं इनको संज्ञा कहते हैं, यानी आप नियमों पे बाद में लेके जा रहे हैं संदर्भ के बाद। तो ये निगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है, उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक, व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, मतलब सिर्फ नियम सिखा रहे हैं तो ये निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड हो जाता, फिर ये सचेतनता में वृद्धि नहीं होती, सीधा रट्टे लगा रहे होते आप अनकॉन्शियसली। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं, तो ये रटंत विद्या की तरफ ले जाता हमें, जबकि हम यहाँ पे सचेतन रूप कॉन्शियसली बच्चे का ध्यान जाए
उस पर बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए ये रहा, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। रचनावाद पे क्वेश्चन आते हैं। रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें 3 लोग हैं रचनावादी जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं। एक पियाजे हैं जिनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी उग्र रचनावादी कहते हैं, वाइगॉस्की हैं जिनको सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और ब्रूनर हैं जिनको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संज्ञानात्मक संरचनावादी कहते हैं। तीनों महत्वपूर्ण हैं। रचनावाद क्या कहता है? आपका एनसीएफ, आपकी एनईपी सब रचनावाद को फॉलो करते हैं। रचनावाद ये कहता है कि बच्चे के अर्थ निर्माण पे, उसके सक्रिय अधिगम पे, एक्टिवली वो सीखे, मीनिंगफुल लर्निंग हो, अपॉर्चुनिटीज दें, आप उसको अवसर दें, है ना, बच्चे को एक्टिव रखो। रचनावाद कहता है ज्ञान की रचना कर सकता है बच्चा, यानी वो खाली बर्तन नहीं है। जो कौन कहता था? जॉन लॉक कहते थे 17वीं शताब्दी में कि बच्चा तो टैबुला रासा है, कुछ भी भर दो। व्यवहारवाद यही कहता है, लेकिन रचनावाद ये कहता है ज्ञान की रचना संभव है। ठीक है ना? तो अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। अब रचनावाद जहां आ गया, समझ जाओ बच्चे को एक्टिव रखना है, और सारी पेडागोजी बच्चे को एक्टिव रखने के ही चारों इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे को सक्रिय रखना है, ऑप्शन ढूंढ लो। जहां सबसे ज्यादा सक्रिय होगा बच्चा, वही उत्तर सही है। बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी क्लासरूम में टीचिंग हो रही है उससे, तो इसमें तो बच्चा उतना एक्टिव नहीं लग रहा हमें। चलो फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। बहुत ही खराब तरीका। जब तक आपसे ये ना पूछे संरचनात्मक विधि यानी स्ट्रक्चरल मेथड में क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल मेथड में स्ट्रक्चर से सिखाते हैं आप, अदरवाइज ये बोरिंग तरीका है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, तो ये तो एकदम रोबोट थोड़ी है, शिक्षार्थी हैं भाई, विविधता रखते हैं, विभिन्न तरीके से सीखेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, जो उत्तर बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? जब ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ करके सिखाया जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब नींव पे बिल्डिंग बनाई जाएगी। नींव क्या है? पूर्व ज्ञान। बिल्डिंग क्या है? जो आप ऊपर नई इमारत खड़ी करेंगे, जो नया ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय, आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, क्लासरूम में जाने से पहले आप लेसन प्लानिंग करते हैं, बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टीपीआर समझते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हर बार रिपीटेडली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? टीपीआर का मतलब ये, जब आप पढ़ा रहे हैं, फिजिकली एक्टिव है बच्चा, है ना, समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी शरीर की पूरी एक्टिविटी हो रही है ना। एक बड़ा सा आलू था, मछली जल की रानी है, चिड़िया उड़ती है, तो आप साथ में बच्चे शरीर भी हिला रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। जो टीचर बोल रही है वो चीज एक्टिविटी करके भी आगे रिपीट की जा रही है। तो गतिविधि न करवाना, तो गतिविधि तो बिल्कुल करवानी ही है। इसका मतलब ही इस मेथड का टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, गतिविधि होना, है ना। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गतिविधियां कराएं जो अपनी सीट पे बैठे बैठे नहीं हो सके, और जोड़ों या समूह में काम करें। क्यों भाई, खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां नहीं, इसमें साथ साथ बच्चे बोलते भी हैं, एक्टिविटी करते हैं टीचर के पीछे पीछे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है, यानी नियम से सीखनी है भाषा। भाषा अधिगम नियमों से सीखने, यानी लैंग्वेज लर्निंग किससे होती है? रूल्स से होती है, रूल्स के माध्यम से, नियमों के माध्यम से। नियम क्या है? संज्ञा की परिभाषा एक नियम है। आपने परिभाषा बताई, उसके बाद आप उदाहरण पे गए। याद आ रही है किसकी बात हो रही है? इसको हम निगमनात्मक विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद तब होगा जब ट्रांसलेट करके सिखा रहे हो, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल या पारंपरिक मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कि व्याकरण के नियम, या अगर हम बात कर रहे हैं कि भाषा को सिखा रहे हैं ट्रांसलेट करके, है ना, यानी अनुवाद करके, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिखा है भाषा अधिगम नियमों के द्वारा, तो नियम के द्वारा है निगमनात्मक, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड यानी रूल से एग्जाम्पल, a+b², पहले रूल बताया और फिर उदाहरण दिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराए। पहले संज्ञा की परिभाषा यानी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, पहले डेफिनेशन लिखवाई, फिर एग्जांपल्स दिए कि तुम्हारा दोस्त राम भी जो है एक नाउन है, तुम्हारी फेवरेट सिटी दिल्ली भी एक नाउन है, तुम्हारी फेवरेट फूड छोले भटूरे भी एक नाउन है। तो ये क्या डिडक्टिव मेथड है, रूल टू एग्जाम्पल, परिभाषा से उदाहरण की ओर। आगमनात्मक क्या है? ये इंडक्टिव मेथड है, जहां उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं हम। पहले उदाहरण संज्ञा का, बाद में परिभाषा। संप्रेषणात्मक होता है जब आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, यहाँ पे रूल्स पे ज्यादा प्रभाव, मतलब रूल्स का प्रभाव होता नहीं है, लेकिन यहाँ रूल की बात हुई है। निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहे हैं। मुक्त लेखन कार्य क्या होता है? बच्चे फ्री राइटिंग कर पाएंगे, उनके मन में जो आएगा वो लिखेंगे।
अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट पे। देखो, ना तो राइटिंग महत्वपूर्ण होती है, ना सटीकता महत्वपूर्ण होती है, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते। अरे कहीं गलती से स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, अरे एकदम परफेक्ट ए बनाया है कि नहीं, यार अभी तो वो सीख ही रहा है। फ्री राइटिंग का मतलब ही वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। तो विषय वस्तु में प्रवाहता को, यानी फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसके विचार निकलने चाहिए, बाहर बहने चाहिए, है ना कि सटीकता यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलती नहीं हो जाए, लिखावट एकदम सटीक हो, ये सब चीजें हो जाएंगी। यदि प्रवाह ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। प्रवाह और सटीकता नहीं, एक्यूरेसी बड़ी क्लासेस का काम है, छोटी क्लासेस का नहीं। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। आ गया फिर से वही क्वेश्चन घूम के। ये दोनों साल के पेपर मिक्स किए हैं और आपको दिख रहे हैं कि क्वेश्चन टॉपिक नहीं भटके हैं, टॉपिक वही चल रहे हैं, बस तरीका पूछने का बदल रहा है। टॉप डाउन से आशय है समग्र, तो पढ़ के तो सब कुछ जाना है भाई, सिलेबस सेम है जब, तो पढ़ के तो जाएंगे ना हम। तो टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जब समग्र अर्थ की बात आए तो समझ जाना टॉप डाउन की बात हो रही है, ऊर्ध्वमुखी की। और अगर बॉटम अप की बात आएगी तो ये समग्र नहीं लिखा होगा, यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही होगी, अर्थ की बात हो रही होगी, है ना, संरचनाओं की बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो टॉप डाउन से आशय क्या होता है? समग्र अर्थ, होल, सारांश है, आपका निष्कर्ष है, अर्थ समझ रहे हैं आप संदर्भ में, तो ये सब टॉप डाउन। पूछा क्या है हमसे? अधोमुखी, बॉटम अप से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, तो ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो समग्र वाली बात हो जाएगी। पठन पूर्व पर ध्यान देना, पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, बात सही है। शब्द और वाक्य, शब्द से वाक्य की ओर जा रहे हैं। यहां पे ये भी हो सकता था ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से आपका पैराग्राफ, जिसको क्या कहते हैं पैराग्राफ को हिंदी में? पैराग्राफ को यार कुछ तो कहते थे, अभी निकल गया दिमाग से। और फिर उसके बाद हम कहां जाएंगे? आपके स्टोरी एक कंप्लीट। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, फिर वाक्य से आपका पैसेज, फिर पैसेज से आपका पैराग्राफ से आपका कंप्लीट स्टोरी, तो ये बॉटम अप है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? यानी आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना। सिर्फ निर्देश देने से बच्चे एक्टिव नहीं होते। शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, भाई उसकी अपनी बात को कहने की नीड क्या है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के लिए आपको बच्चे की भलाई वाला उत्तर चूज करना है, बच्चा जहां ज्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, वो चूज करना है। शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, चलो ये भी है, लेकिन ये प्राथमिक दायित्व नहीं हो सकता। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि आप बच्चे की आवश्यकताओं की पहचान कर रहे हैं कि उसको अपनी बात को कहने में, दूसरे की बात को सुनने में आवश्यकता किस चीज की है। नहीं तो वो चुप बैठा रहेगा बच्चा, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, अभिव्यक्ति ही नहीं करेगा। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, बस अलग अलग ग्रुप बना दो, नहीं। तो बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, और जो ऑप्शन इन चारों में से बेस्ट होगा वो सही है, अदरवाइज चारों सही है, क्या दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, कोई एक बुक उठाई एक छोटी बच्ची ने, बुक तो मेरे पास यहाँ नहीं है, टेक्स्ट के कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, है ना। तो मान लीजिए ये उठाई, अब इस पे कुछ एक ही जगह पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मान लो इस पे कुछ पिक्चर विक्चर होती है, उठाई, देख रहे हैं हम, ठीक जी। फिर उसके बाद क्या कर रही है? और उसके पृष्ठ पलटती है। अब उसको कुछ समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, वो क्या कर रही है? पृष्ठ पलट रही है, ठीक है जी। ये तो निशा शर्मा है, ठीक, ये तुम्हारी ITR यहाँ की पड़ी है, देखो एक बार। चलिए खैर, तो पृष्ठ पलट लिए हमने। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, पृष्ठ पलट रही है, समझ में कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस वो पृष्ठ पलट रही है ना, देख रही है, पेज पलट पलट के, बात सही है, छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक। उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, कोई समाधान निकाल रही है। एमर्जेंट साक्षरता कौशल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एमर्जेंट लिटरेसी कहलाता है। एक बच्चा जब किताब को पलटे, है ना, उसको समझ में आए ना आए, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं जनरली। एक होता है स्क्रिबलिंग, यानी बच्चा जब ऐसे ही आपका कुछ भी उसके पेन, हाथ में पेन आया, लिखना विखना आता नहीं है, बट वो कुछ भी किलम काटी करता रहेगा, यानी वो एमर्जेंट लिटरेसी, यानी अभी सीखने की जिज्ञासा है, सीखेगा अब आगे भाषा को, ठीक। दूसरा क्या है? स्क्रिबलिंग के अलावा एक और चीज आती है इसमें, जिसको हम कह देते हैं बैबलिंग, है ना। बैबल करना मतलब बाबा, मामा, पापा, वो कुछ भी रिपीट करने की कोशिश करता है, जो आप उससे बात कर रहे हैं वो कोशिश करता है भाषा को बोलने की। तो यानी अभी उसको भाषा आ नहीं गई है, भाषा ये जन्म से शुरू हो जाती है कहानी, और आपका जब तक वो स्कूल जाता है 5-6 साल तक भी चलती है, फिर उसके बाद तो वो पढ़ना जब तक सीख नहीं जाता तब तक एमर्जेंट होता है, यानी अभी सीखने की प्रक्रिया में है। तो उद्गामी एमर्जेंट साक्षरता कौशल, जब वो पलट पलट के देख रहा है, उसको समझ में आए ना आए, ठीक, इसको क्या कहेंगे?
एमरजेंट लिटरेसी स्किल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या कहता है भाई, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, अभिकथन यानी असर्शन और रीजन। देखिए तो अभिकथन क्या है, इसका स्टेटमेंट है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। यहां तक की बात तो सही थी कि ठीक है हमारे अंदर इनहेरेंट एबिलिटी है, भाषा को एक्वायर कर लेंगे, जेनेटिक क्षमता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। बिना परिवेश के क्षमता ही तो है, आप में हेरिडेटरी या जेनेटिक क्षमता है, बिना परिवेश के भाषा विकसित नहीं हो सकती, है ना। अगर आपके आसपास कोई भाषा ही नहीं बोलता जब से आप पैदा हुए हैं, बेशक आप में क्षमता होती, आप बोल ही नहीं पाते। अगर साइकिल चलाना सीखते ही नहीं, एनवायरमेंट में होती ही नहीं साइकिल, तो क्षमता रखी रह जाती। तो एनवायरमेंट की भूमिका नहीं है ये तो नहीं कह सकते, ये तो गलत हो गया, फॉल्स है ये। तो ए गलत है, यहां लिखा हुआ है गलत, बाकी तो कहीं गलत ही नहीं लिखा हुआ। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बात एकदम सही है कि भाई जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश है, यानी लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां बच्चे एक्टिविटी करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वहां सीखेगा ना बच्चा। तो हमें एक बात पता है कि इस तरह के क्वेश्चन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है, तो हमने पाया ये सही नहीं है, ए गलत है। फिर हम देखेंगे क्या आर सही है, तो आर बिल्कुल सही है। क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, तो जब ये पहले ही गलत था तो दोनों एक दूसरे के लिए सही की बात ही नहीं बनती, प्रश्न ही नहीं उठता कि दोनों सही है कि नहीं। हमें जब ये वाली शर्त हमारी फेल हो गई कि ए गलत है और आर सही है, तो सिंपल हो जाएगा ए गलत है पर आर सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।